हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जितने भी स्टूडेंट्स लाइव आते हैं क्लास देखने के लिए, आप में से कोई एक स्टूडेंट्स मैसेज कर दिया करो कि भाई आवाज ठीक है, वीडियो क्वालिटी ठीक है, सब कुछ ठीक है, ताकि हम क्लास को तुरंत स्टार्ट कर दें। चलिए भाई, सुनील भाई, अक्षय प्रजापत, प्रीतम, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए जितने भी भाई लाइव क्लास लेते हैं, और जो विद्यार्थी रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो भी आराम से क्लास को देखा करो। और अगर ऐसा कोई डाउट आता है, भाई ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या क्लास को बाद में देखते हैं, तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे रिकॉर्डेड बैच लेते हैं, तो अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी क्वेश्चन को लेके, तो ऐसे घबराना नहीं है। आपको हमने नंबर दे रखे हैं, आप उस पे मैसेज छोड़ दिया करो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई दूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री की पहली क्लास है जहां से हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो टॉपिक लगा हुआ है ना, रसायन विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर ही बहुत सारी चीजें आज की क्लास में मैं क्लियर करूंगा। ये परिचय के अंदर आपको बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सीखने को मिल जाएंगे। कल मैंने आपको कुछ चीजें याद करने के लिए दी थी मेरा भाई, वो चीजें याद हो जानी चाहिए, है ना? तो पक्के से हो जानी चाहिए, वो चीजें आज काम में आएंगी, ठीक है? चलिए तो शुरू करिए, हेडिंग लगाइए, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। यहीं से शुरू करते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है ना? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, यहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे। केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, ऐसे ही रसायन विज्ञान की हम परिभाषा लिख रहे हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस केमिस्ट्री की परिभाषा लिखाऊं आपको, तो पहले आप सुनना, फिर मैं इसको व्यवस्थित कर दूंगा अच्छे से। प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की पदार्थ 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 किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पूरी बातों को सुनना, आराम से लिखूंगा, सब लास्ट में सब चीजें लिखूंगा मैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, मतलब पदार्थ की स्ट्रक्चर, उनका संगठन, उनमें होने वाले परिवर्तन, इनमें आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, वापस सुनो आराम से। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन, संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। लिख देते हैं, देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके
अंतर्गत जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन, संरचना व उनमें होने वाले किसमें, पदार्थों में, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। रुको भाई, आराम से सुनो मेरे भाई। केमिस्ट्री के अंदर मेनली हम बात करते हैं पदार्थ के ऊपर। पदार्थ, मैटर मैटर मैटर, पदार्थ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं यहां पे छोटी सी पदार्थ की बात लिखूं तो पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, मैटर। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी और 5वीं अवस्था भी होती है, लेकिन अभी वो यहां पे उसकी जरूरत नहीं है। सुना होगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और पदार्थ की जो 5वीं अवस्था होती है वो है वीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बाद में फिर चर्चा करेंगे, पहले अभी सुनिए मेरे भाई। मैं एकदम देसी भाषा में बात करूंगा कि रसायन विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है मेरा भाई? हर एक चीज पदार्थ है, हर एक चीज पदार्थ है जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हो। जैसे ये पेन, ये एक पदार्थ है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये कुछ ना कुछ आयतन घेरता है। घड़ी, ये पदार्थ है क्योंकि इसका कुछ द्रव्यमान है और ये स्थान घेरती है। हर एक चीज आपके आसपास, आपका फोन ये भी एक पदार्थ है, आपकी कॉपी ये भी एक पदार्थ है, आपकी चेयर ये भी एक पदार्थ है। मेरे भाई, हर एक चीज पदार्थ है। मैं तो कहूं कि बरसात की एक बूंद भी पदार्थ है, मिट्टी का एक कण भी पदार्थ है। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पदार्थ किसे कहते हैं? तो हर वह वस्तु पदार्थ है जिसका कुछ द्रव्यमान है और वो स्थान घेरती है, वो सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा, 5वीं अवस्था वीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्यारे विद्यार्थियों, इस केमिस्ट्री के अंदर हम कोई भी पदार्थ है, जैसे मैं तो कहूं ये चांदी है, चांदी भी क्या है? एक पदार्थ है। तो केमिस्ट्री के अंदर पदार्थों के गुणधर्म, मतलब इस चांदी के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इस चांदी की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इस चांदी के क्या क्या गुणधर्म है, इसका कंपोजिशन, कंपोजिशन, संगठन, मतलब ये किससे मिलकर बना है, ये किससे मिलकर बना है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, और इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करवाता है। इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करवाता है, इसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं।
एकदम नया बैच है, जीरो लेवल से खड़ा करूंगा। मैं कह रहा हूं 1 सप्ताह के अंदर, 7 दिन के अंदर आपका ऐसा रिदम बना दूंगा कि आप खुद कहने लग जाओगे कि एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, जो भी स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लास लेता है, थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लेना। आज शाम को 8 बजे में 2024 के अंदर 2024 के अंदर रेलवे के 62 पेपर हुए। अभी नवंबर दिसंबर में 62 पेपर हुए हैं और मैं उन 62 पेपरों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। उन 62 पेपरों के अंदर साइंस के 1800 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हां, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है, जेई है, आरपीएफ है। कुल मिला के जो 62 पेपर हुए हैं, उन 62 पेपरों में साइंस के 1800 क्वेश्चन है और पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी 9वीं 10वीं से पूछे गए हैं। आज शाम को लाइव आइए 8 बजे और खुद देख लेना, खुद को पता लग जाएगा। मैं आपको यह बता दूंगा, ये क्वेश्चन कक्षा 10वीं के इस चैप्टर में है, इस पेज नंबर पे है। ये क्वेश्चन कक्षा 9वीं की इस चैप्टर में है और इस पेज पे है। तब आपको विश्वास होगा कि वास्तव में जो रेलवे की परीक्षा हो रही है, जो आजकल हमारी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो टोटल 9वीं 10वीं से पूछे जा रहे हैं। तो आप समय हो तो आप जरूर लेना, क्योंकि पेपर से अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। पेपर करने से ही पता लगेगा ओरिजिनलिटी का कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, धैर्य रखिए। अभी बात हो रही है, छोटी सी एक परिभाषा मैंने लिख दी, शायद वो आपको अब समझ में आ गई होगी कि भैया केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर आप क्या पढ़ते हो? केमिस्ट्री के अंदर आप पदार्थों के बारे में पढ़ते हो। पदार्थ में तीनों चीज आ गई, पदार्थ में ठोस आ गया, द्रव आ गया, गैस आ गया। पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थों की प्रॉपर्टी, पदार्थों का कंपोजिशन, पदार्थों की स्ट्रक्चर और पदार्थों में होने वाले केमिकल रिएक्शन, पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए अगली लाइन। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान के। नीचे लिख रहा हूं, जो केमिस्ट्री शब्द है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया, कीमिया, कीमिया सही लिखा है क्या? की बड़ी लिख रखी है, कोई बात नहीं, की बड़ी लिख रखी है। कीमिया, की बड़ी लिख रखी है, कीमिया। कीमिया शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। अरे ये जो केमिस्ट्री है ना, ये पूरी कोयले से चल रही है, कोयले से। कार्बन 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 कार्बन, कोयले से चल रही है पूरी केमिस्ट्री। हाँ भाई, लग जाओ भैया तैयारी में।
जी जी, 62 पेपर आज से शुरू कर दूंगा, टेंशन मत करो मैं। और 62 के 62 पूरे करा दूंगा। और समय मिलेगा तो ग्रुप डी के जो 2022 के जो 99 पेपर थे, वो कुछ अधूरे रह रहे हैं, वो भी पूरे करवा दूंगा, है ना। और अब मौका है, अब छोड़ मत देना, अब लग जाओ पूरी तरह से। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछेगा वो कि जो केमिस्ट्री शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो यहां पर आपको बोलना है कीमिया। कौन से शब्द से हुई है? कीमिया शब्द से हुई है। और इस कीमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग। देखो, छोटी सी एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ये ना शब्द, कुछ किताबें कहती है कि ये जो शब्द है ना, ये मिस्र भाषा से लिया गया है। तो अलग अलग टाइम पे लोगों ने अलग अलग तरह की बातें लिखी है। लेकिन जो हमारे पास कुछ किताबें हैं एनसीईआरटी वगैरह की, जहां पे हमने लैटिन शब्द को ही यूज किया है, वहां पर ज्यादातर लोगों ने, बाकी का बहुत सारी किताबें मिस्र शब्द को भी यूज करती है। यूट्यूब पर क्लास का जो टाइम है वो रात को 8 बजे से 9 बजे तक का है। और जो मैं लाइन टू लाइन क्वेश्चन करा रहा हूं, वो सब एक बार थोड़ा सा धैर्य रखा करो, हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो ये हो गई हमारी केमिस्ट्री की कहानी। अब बात आती है प्यारे विद्यार्थियों, अब जो मैं बात लिख रहा हूं वो ये है कि या तो वो ऐसे बोलेगा कि रासायन विज्ञान का जनक कौन है, या तो ऐसे बोल देगा, या ऐसे बोलेगा। दोनों का उत्तर एक ही है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक एंटोनी लेवाइसिए को माना जाता है। लेवाइजिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेवाइजिए, कहीं कहीं पे लेवाइसिए भी लिखा होता है, लेवाइसिए, है ना। तो रसायन विज्ञान का जो जनक है, रसायन विज्ञान का जनक या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवाइजिए को माना जाता है। माना जाता है। ये नाम सुन लेना, काफी अच्छा नाम है। किसने कही कि ग्रुप डी 7 अगस्त से हो रही है? मेरा भाई, दूर दूर तक नहीं होगी यार। क्यों फालतू की बात कर रहे हो, है ना। तो केमिस्ट्री के जो जनक है, अगर आप पे पूरा नाम नहीं याद रहता तो आप इसमें लेवाइजिए, कहीं कहीं पे लेवाइसिए भी लिखा होता है, लेवाइसिए, लेवाइसिए, है ना, एक ही बात है ना, इसमें कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री में किसका नाम आता है? लेवाइजिए का नाम आता है। अब बात आती है छोटी सी, कि ध्यान से सुनना, अब जो बात बोलूंगा वो बहुत जल्दी से वो किताबों में नहीं मिलेगी। मैं ये कह रहा हूं कि लेवाइजिए ने ऐसा क्या किया, लेवाइजिए ने ऐसा क्या क्या किया कि इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। भैया कमेंट रोको थोड़ी देर, मेरी बात सुनो। लेवाइजिए ने ऐसा क्या क्या किया केमिस्ट्री के अंदर ताकि हम इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री मानते हैं। बड़े अच्छे से लिखूंगा इस लाइन को, समझना। मैं लिखना चाहता हूं लेवाइजिए का जिसकी वजह से इन्हें
रसायन विज्ञान का जनक कहा गया? रसायन विज्ञान का जनक कहा गया? ये मेरा क्वेश्चन है आप भाइयों के लिए कि भैया ये तो पता चले देखिए मेरी बात को सुनिए। हम ये कहना चाहते हैं कि लेबाइजिए ने, बहुत अच्छी लाइन है, मजा आ जाएगा। लेबाइजिए ने ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया? ध्यान से सुनिए। नंबर एक, ऑक्सीजन नाम इसी ने दिया था। ऑक्सीजन नाम लेबाइजिए ने दिया था। इनकी डेट भैया मैं देख के बताऊंगा क्योंकि डेटों की जरूरत नहीं है। नंबर एक, ऑक्सीजन नाम जो है लेबाइजिए ने दिया था, ये दिया था 1777 में। भैया डेट के ऊपर प्लीज, डेट के ऊपर ज्यादा वो मत करना प्लीज, आपसे निवेदन है, क्योंकि डेट ये सब इंटरनेटों से ली जाती है, किताबों में कहीं लिखी नहीं है। इसके बाद दूसरा, हाइड्रोजन नाम भी लेबाइजिए ने दिया था। हाइड्रोजन नाम लेबाइजिए ने दिया है। हाइड्रोजन नाम लेबाइजिए ने दिया था। कब दिया था? इसके लिए डेट लिए मैंने 1783। 1783। इसके अलावा तीसरे नंबर पे, दहन के लिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यह भी लेबाइजिए ने बताया था। भैया सबका कमेंट आ रहा है, मेरा भाई कुशाल कुमार जी सुन लीजिए, आप जो बात बोल रहे हो मैं सब लिख रहा हूं यहां पर। दहन के लिए, देखिए भाई किसी भी चीज को जलाने के लिए, ध्यान से सुनिए, जैसे मैं बोलूं कि मैग्नीशियम का दहन करना है, जैसे मैं बोलूं कि मैग्नीशियम का दहन करना है, तो मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करानी पड़ती है, तभी तो बनता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, मैग्नीशियम का दहन बोलते हैं इसको। मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करा दो, मैग्नीशियम, ये क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का दहन हो रहा है। जब भी क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो हम बोल रहे हैं दहन हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये मैग्नीशियम का दहन हुआ है, मैग्नीशियम का दहन हुआ। तो किसी भी चीज के दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ये बात लेवाइसिए ने बताई थी। दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, ये बात लेवाइसिए ने बताई थी। कोयले का दहन, कार्बन का दहन, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, CO2 बनता है, यह है कोयले का दहन, यह है कोयले का दहन। तो बात को समझिए, दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, यह बात किसने बताई है मेरे भाई? ये बात बताई है हमारे लेबाइजिए साहब ने। हेलो, हेलो, हेलो। हम बुक
साथ लेकर क्लास ले रहे हैं। अगर आप बुक लेके साथ बैठे हो तो शायद ये सभी बातें बुक में लिखी हुई है। बताओ नहीं लिख रही है क्या? ये जो बात मैं बोल रहा हूं बस समझाने का तरीका अलग है ना? बात समझ में आ जाएगी ना, मजा आ जाएगा। तो ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, ये डिटो बुक के अंदर लिखी हुई है। तो अगर आप खुद नोट्स बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बनाइए। लेकिन आपके पास समय नहीं है तो अभी भी कह रहा हूं, जल्दी से बुक मंगा लो, एप्लीकेशन से ऑर्डर कर दो और तुरंत जो है बुक आपके घर पहुंचेगी और लिखने का झंझट खत्म। डिटो लाइनें लिखी हुई है बुक के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला चौथे नंबर का पॉइंट, एक बहुत अच्छी बात बोलूंगा। एक आता है द्रव्यमान। देखिए, या तो ऐसे बोल दो रासायनिक संयोजन का नियम, बहुत अच्छा है, मोस्ट लगा लेना। रासायनिक संयोजन का नियम, ये नियम जो दिया था ना, ये लेवाइजिए वे प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट एक वैज्ञानिक और थे, इनके साथ प्राउस्ट ने दिया था। और मेरी बात को सुनो, अब बात आती है इस शब्द पर, मजा आ जाएगा। रासायनिक संयोजन का नियम, ये एनसीईआरटी कक्षा 9वीं के अंदर है। रासायनिक संयोजन का जो नियम है, इसके अंतर्गत दो नियम आते हैं। रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन के जो नियम है ये कक्षा 9वीं की केमिस्ट्री में है। और रासायनिक संयोजन के दो नियम है। रासायनिक संयोजन के दो नियम है। रासायनिक संयोजन के दो नियम है। इसमें एक तो आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसमें एक आता है, बहुत अच्छा पॉइंट है, समझाऊंगा अभी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम जो है ना, अभी इसको समझाऊंगा। ये नियम स्पेशली लेबाइजी ने दिया था। लेबाइजी ने दिया था। और दूसरा जो नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम, ये प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम, ये प्राउस्ट ने दिया था। ये जो स्थिर अनुपात का जो नियम है, ये इसको समझा रहा हूं अभी, रोको एक बार। ये प्राउस्ट ने दिया है, प्राउस्ट ने दिया है। बहुत अच्छे से सुनो दोबारा पूरी कहानी को, मजा आ जाएगा मेरा भाई। किताबों में क्या रखा है, दुनिया उल्टी सीधी किताबें छाप रही है, मार्केट में बेच रही है और कुछ पता ही नहीं है। मेरा भाई चीजें समझनी पड़ेगी। थोड़ा सा सपोर्ट किया करो यार, आपके मुझे सपोर्ट की जरूरत है। कुछ कमी रहेगी तो उसकी पूर्ति मैं करूंगा। कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो मैं 2 बार समझाऊंगा, लेकिन आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है थोड़ा सा। हाँ, सपोर्ट तब करो जब वास्तव में आपको लगे कि नहीं यार, सच में डाबरा सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये भी कहता हूं कि मैं आपको 100% नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि 10 में से 8 क्वेश्चन आपके सही करा के रहूंगा, 20 में से 16 क्वेश्चन को सही करा के रहूंगा। और अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं टेक्नीशियन जेई में, 3rd ग्रेड में, तो वहां पर मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन सही करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और ऐसे क्वेश्चन मैंने सही कराए स्टूडेंट्स में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने एक लिखी है लाइन, लेवाइजिए ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया। भैया, इनकी खोज के बारे में मैं नीचे अलग से नोट करके लिखा दूंगा। देखिए मेरे भाई, अगर मैं ऑक्सीजन की खोज की बात करूं, अलग से नीचे लिख लेना कहीं साइड में। ऑक्सीजन की जो खोज है वो सीले व प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन की खोज की थी सीले व प्रिस्टले के द्वारा, ठीक है ना? कहीं साइड में लिख लेना, खोज अलग की दे भाई। ऑक्सीजन की खोज की है सीले और प्रिस्टले के द्वारा, जबकि हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ये बात आप अलग से साइड में लिख सकते हो, बॉक्स बना के। एक साइड में बॉक्स बनाइए
और बॉक्स में आप लिख दो कि हाइड्रोजन की जो खोज है, अलग से यहां पर लिख देते हैं, पहले ऑक्सीजन की खोज सीले व प्रिस्टले ने की है। सीले व प्रिस्टले खोज की बात कर रहा हूं। अरे डेटों के पीछे मत पड़ना ज्यादा, ठीक है। और हाइड्रोजन की खोज की है हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, समझ जाओगे ना मेरे क्या लिखी है बातें। खोज अलग है, खोज अलग चीज है। हाइड्रोजन की खोज की है हेनरी कैवेंडिश ने। अरे डेटों के यार, डेट 1766 दे रखी है खोज में, हाइड्रोजन की खोज 1766। 1766, जबकि ऑक्सीजन की खोज 1774 लिखी है। अरे एक बात बताओ, ये डेट नहीं याद रहती है यार भाई साहब। इतनी सारी डेट, हर चीज की डेट कहां तक याद करोगे? हर चीज की डेट कहां तक लिखोगे यार, है ना। डेट का ज्यादा मत करना, कोई मतलब वाली बात नहीं है, चीज को समझिए। तो भैया लेबायसिए की बात कर रहा था मैंने। ऑक्सीजन नाम लेबायसिए ने दिया था, हाइड्रोजन नाम लेबायसिए ने दिया था। दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसके बारे में बताया था लेबायसिए ने। रासायनिक संयोजन का जो नियम है, ये लेवाइसिए और प्राउस्ट ने दिया था, दोनों का नाम लेना। रासायनिक संयोजन का जो नियम है, ये लेवाइजिए व प्राउस्ट ने दिया था। जबकि यहां पर मैं कह रहा हूं कि रासायनिक संयोजन के दो नियम है। रासायनिक संयोजन के दो नियम है। नियम नंबर 1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पढ़ा रहा हूं इसको, ये दिया था स्पेशली लेवाइजिए ने। आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। और स्थिर अनुपात का नियम ये प्राउस्ट ने दिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं रासायनिक संयोजन के दो नियम, इनके बारे में यहीं पे क्लियर कर देता हूं। रासायनिक संयोजन के नियम, ये एनसीईआरटी कक्षा 9वीं के अंदर है। बहुत अच्छे से समझने इस टॉपिक को। एनसीईआरटी कक्षा 9वीं, रासायनिक संयोजन के नियम। प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम लेबाइजिए व प्राउस्ट ने दिए थे। पूरी बातें लिखूंगा, पूरी बातें लिखूंगा जो किताब में लिख रही है। फिर लास्ट में शॉर्ट आप कर लेना, मैं पूरा लिख देता हूं। रासायनिक संयोजन के नियम लेबाइजिए लेबाइजिए व प्राउस्ट के द्वारा दिए गए दिए गए दिए गए। अगली लिख देता हूं, रासायनिक संयोजन के दो नियम है। कोई दिक्कत भैया हो, समझना भी इसको। रासायनिक संयोजन के दो नियम है, दो नियम है। एक एक करके समझाऊंगा। पहला है पहला है पहला है स्थिर, पहले द्रव्यमान संरक्षण ले लो। पहला है
द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। प्लीज कमेंट रोकिए और दोनों नियमों को सीख जाइए, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। मेरे भाई, कुछ भाई पता नहीं डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आए हैं, तो उन सभी भाइयों को मैं बता दूं कि ये डाबरा क्लासेज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। डाबरा क्लासेज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर लगभग 1.25 लाख बच्चे जुड़े हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, आज से आपका ये क्लास लगी हुई है अपकमिंग में, जहां पर मैं आपको बहुत अच्छी क्लास होगी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। ये 1800 क्वेश्चन है, सच में पेपरों के क्वेश्चन है, पेपर बाय पेपर कराऊंगा, डेट बाय, ऐसे नहीं है उठा के। अभी 2024 में जो 62 पेपर हुए हैं उसमें साइंस के 1800 क्वेश्चन आए थे। बहुत होते हैं यार, 1800 क्वेश्चन यदि कर लिए ना, खीचड़ी हो जाएगी पूरी विज्ञान की। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ये क्लास आज रात 8 बजे स्टार्ट हो रही है। आप आराम से इसको लाइव लो और इन क्वेश्चनों को कलेक्शन कर लेना, बहुत मजा आएगा। और मैं आपको 100% कह सकता हूं कि इनमें से कम 70% क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है। तो रात को 8 बजे आइए डाबरा क्लास यूट्यूब चैनल पर, और बिल्कुल आपका इंतजार रहेगा, ठीक है ना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अब आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लिखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब समझ रहे हो, वजन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक ही लाइन में समझा दूंगा, मजा आ जाएगा, घबराना नहीं है। ऐसे मत समझना कि कोई चीज समझ में नहीं आएगी, बस कोशिश करना। यह नियम 3 बार लिख दिया, अब तो याद हो गया होगा। यह नियम लेवाइजिए ने दिया है। यह नियम लेवाइजिए ने दिया था। लेवाइजिए ने दिया था। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार समझना, रुकिए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है, न तो सृजन होता है, न ही विनाश होता है। इसका क्या मतलब है समझना। पहले एक बार इसकी भाषा देख लो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता, न ही विनाश। द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता, न ही विनाश। इसका मतलब समझो। इसका मतलब यह है, आएगा समझ में, सुनो तो सही। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में
जैसे मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखूंगा अभी, सुनिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है, न तो उस क्रिया में वजन बढ़ता है, न ही वजन घटता है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। यही तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे पढ़ते थे ना ऊर्जा संरक्षण का नियम, कहते ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, न तो उत्पन्न की जा सकती न नष्ट की जा सकती। ऐसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। कहते किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो बढ़ोतरी होती है न ही घटोतरी होती है, स्थिर रहता है। बताओ कैसे? सुनो आप, मजा आएगा। एक उदाहरण से समझा रहा हूं, एक उदाहरण दे के समझा रहा हूं। उदाहरण जैसे कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई, क्या बनेगा? गुरुजी CO2 बनेगा। अब बात को समझना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो लेवाइसिए ने बताया था कि इस क्रिया में जितना वजन आगे वाले हिस्से का रहेगा उतना ही वजन पीछे वाले हिस्से का रहेगा। इस अभिक्रिया में जितना वजन अभिकारक, इनको बोलते हैं अभिकारक, आगे वाले हिस्से को बोलते हैं अभिकारक, आगे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? अभिकारक। पीछे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? उत्पाद। वापस सुनिए, जितना वजन आगे वाले हिस्से का होगा उतना ही वजन पीछे वाले हिस्से का होगा। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में वजन न तो बढ़ता है न घटता है, फिक्स रहता है, नियत रहता है। बताओ कैसे? जैसे प्लीज अब थोड़ा सा केमिस्ट्री आ रही है। कार्बन का वजन, वजन वजन की बात कर रहा हूं, द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात कर रहा हूं। कार्बन का द्रव्यमान 12, एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का वजन हो गया 32। सुनिए, 2 बार 16 प्लस 16, तो इधर का टोटल वजन 16 दूना 32 और 12 44। इधर का टोटल वजन कितना हुआ? इधर का टोटल वजन कितना हुआ? 44। इधर का टोटल वजन कितना हुआ? 44 यूनिफाइड, 44 यूनिफाइड। इधर का टोटल वजन 44 यूनिफाइड। इस हिस्से का पूरा वजन 44 यूनिफाइड है। इधर पीछे वाले का देखो, कार्बन एक है, कार्बन का वजन 12 प्लस एक ऑक्सीजन का वजन 16, दूसरा ऑक्सीजन का भी वजन 16, तो इधर वाले हिस्से का टोटल वजन कितना होगा? 44 यूनिफाइड। समझने की कोशिश करना, यहां लिख दूं, कार्बन का वजन होता है 12, ऑक्सीजन का वजन होता है 16। द्रव्यमान, वजन 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 कल लिखाया था मैंने, वजन। समझ में किस किस को आया है मेरा भाई? फिर समझो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितना वजन इस हिस्से का होता है उतना ही वजन इस हिस्से का होता है। वजन मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान। नंबर नहीं चाहिए, नंबर नहीं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। मैं परमाणु क्रमांक के लिए नहीं बात कर रहा हूं, द्रव्यमान संख्या, मुंडी वाला। बताओ, ये थोड़ा सा बात समझ में आई? यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कहते किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता, न ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता, नियत रहता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किस किस को समझ में आया? जल्दी से कमेंट भेजो, फिर दूसरा नियम समझाऊंगा। याद किए हैं सर, लिख लिया भैया, याद कर लेना वजन। कल मैंने पहली क्लास में जो चीज कही थी वो आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, बाकी आपकी मर्जी है। रिपीट। ओके भाई। भैया देखो, एक उदाहरण और समझा देता हूं। जैसे एक अभिक्रिया लिख के समझा रहा हूं मैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इसको आगे समझाऊंगा यार, है ना। बाकी ये मैं एकदम सही अभिक्रिया लिख रहा हूं। ये पता कैसे लिखी है मैंने? संतुलित करके। अभिक्रिया को कैसे लिखा है? संतुलित करके लिखना पड़ता है। आगे बताऊंगा, जब रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो जब भी आप अभिक्रिया लिखते हो तो उसको संतुलित करके लिखा जाता है।
लेकिन अभी केवल मैं यहां समझा रहा हूं, एकदम परफेक्ट अभिक्रिया लिखी है मैंने। अब देखिए समझिए, मैं ये कह रहा हूं द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जितना, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, अभिकारक। अब लिख देता हूं, आगे वाले हिस्से को बोलते हैं अभिकारक, इस पूरे हिस्से को अभिकारक। पुच्छी वाले को बोलते हैं उत्पाद, उत्पाद, ठीक है। अभिकारक को क्रियाकारक भी बोल सकते हैं, क्रियाकारक। आगे वाले हिस्से को हम क्रियाकारक भी कह सकते हैं। अब बात यह है, जितना वजन इस हिस्से का होता है, देखो मैग्नीशियम, ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम का वजन, भैया मैग्नीशियम का वजन 24, वजन की बात हो रही है, वजन वजन वजन, एक ऑक्सीजन का वजन होता है 24, ठीक है। तो यहां पर सॉरी, एक मैग्नीशियम का वजन होता है 24, तो यहां पर मैग्नीशियम 2 है, तो 24 प्लस 24, 2 बार लिख रहा हूं भैया, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16, ऑक्सीजन का वजन की बात कर रहा हूं, वजन 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 16, तो यहां पर ऑक्सीजन एक नहीं है 2 है, तो टोटल देखो कितना हो रहा है, इधर टोटल बताओ, 24 दूना 48, ठीक है ना, 48 और 32, 0, 80 हो रहा है क्या, सही है, 80 यूनिफाइड। तो आगे वाले हिस्से का टोटल वजन है 80 यूनिफाइड, आगे वाले हिस्से का टोटल वजन कितना है 80। भैया मैग्नीशियम 2 है, आराम से समझो, एक मैग्नीशियम का वजन होता है सॉरी, एक मैग्नीशियम का वजन कितना है 24 यूनिफाइड, तो यहां पर मैग्नीशियम 2 है, 2 है मैग्नीशियम, इसलिए 24 प्लस 24 लिखा है, 48 हो गया ना दोनों का। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का वजन कितना हो गया 32, टोटल वजन है 80। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैग्नीशियम के आगे 2 लग रहा है, मैग्नीशियम के आगे 2, तो 24 प्लस 24, 2 मैग्नीशियम आए प्लस, देखो प्लीज, ऑक्सीजन के आगे भी 2 माना जाएगा, ऑक्सीजन के आगे भी 2 लग रहा है, ऑक्सीजन के आगे भी 2 लग रहा है, तो 16 प्लस 16, आगी ना बात बराबर, आगी ना बात बराबर, टोटल वजन हो गया इधर भी 80 यूनिफाइड। सीखना पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का आगे समझना धीरे धीरे, मैं मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की क्रिया, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन द्विपरमाणविक अवस्था में रहता है, ऑक्सीजन की जो अवस्था होती है ना, वो होती है द्विपरमाणविक अवस्था। धीरे धीरे केमिस्ट्री सीखेगा, पता चल जाएगा, O2 क्यों लिखा है गुरुजी, ऑक्सीजन की जो अवस्था होती है ना इस दुनिया में रहने की, वो है द्विपरमाणविक अवस्था। ऐसा सीखो कि जिंदगी में मत भूलना कभी, केमिस्ट्री को सीखना आपको पड़ेगा, इसमें मेहनत की जरूरत है थोड़ी सी, ठीक है भाई। अब मैंने आपको समझा दिया कि लेवाइसिए कहता है, लेवाइसिए जी कहता है, उसने बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कहते हैं ओ फादर ऑफ केमिस्ट्री बन गया भैया, ऐसे ही थोड़ी बन गया फादर ऑफ केमिस्ट्री, कुछ ना कुछ काम किया है उसने। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेवाइसिए साहब कहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता, न ही विनाश किया जा सकता, द्रव्यमान नियत रहता है, यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कमेंट करके बताओ, जल्दी से पूरे कमेंट कर दो एक बार कि सर समझ में आ गया। फिर बता रहा हूं स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा नियम समझा रहा हूं, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम समझाना अपने मित्रों को भी यार, और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अपने मित्रों को समझाओ कि भैया हम सीख गए, सीख गए, हम सीख रहे, सीख रहे, दादा मत बनना, दादा नहीं बनना है, बस ऐसे बोलना हाँ सीख गए, ठीक है। और पूरी ताकत झोंक दो चीज को सीखने में। भैया जिस चीज की मैं ये बोलूं, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, गिरिराज भाई, डीके साहब जी, महेश कुमार जी,
मैं जब ये कहूं ना कि इसको रट लो तो भाई रट लेना, नहीं तो पछताओगे। पहली बार साइंस पढ़ रहे हो, ये आखिरी बार साइंस होगी, अब फिर वापस जीवन में नहीं पढ़ने दूंगा साइंस। स्थिर अनुपात का नियम है, इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, इसको समझना, फिर भी इसको सरल बनाएंगे। देखिए नंबर एक बात, यह नियम प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है। अब सुनिए भैया, कमेंट मत करे, इसको समझ। द्रव्यमान याद नहीं होती है तो पत्थर बांध ले और कूद जा, याद नहीं होती है, करना पड़ेगा। नहीं होती है, क्या होता है, हाइड्रोजन का वजन 1 यूनिफाइड, हीलियम का वजन 4 यूनिफाइड, लिथियम का वजन 7 यूनिफाइड, करना पड़ेगा। नहीं करे तो पत्थर बांध ले, नहीं होता है याद। स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है यू यू एक तरह का मात्रक है, ये मात्रक मान लो इसको, मात्रक है ये, यूनिफाइड में मापते हैं इसको वजन को। यहां पर केमिस्ट्री में है जो वजन होता है ना द्रव्यमान, उसको यूनिफाइड में मापते हैं, मात्रक है एक प्रकार का मात्रक। क्लियर कर लो, जो डाउट हो पूछ लिया करो, सर यू क्यों लगा, यू का मतलब यूनिफाइड। यहां पर जो वजन में, यहां पर हम ग्राम किलोग्राम नहीं लिखते, केमिस्ट्री में इस द्रव्यमान को बताने के लिए यूनिफाइड शब्द का प्रयोग करते हैं। सुनो, स्थिर अनुपात का नियम भैया, किसी भी यौगिक में, सुनना धीरे धीरे समझो, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में, समझा रहा हूं, रुक जा। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक एक होता है तत्व, जैसे तत्व है ये तो, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, है ना, ये मतलब तत्व है ये। और जब तत्वों को निश्चित अनुपात में जोड़ा जाता है, जब तत्वों को निश्चित अनुपात में जोड़ा जाता है तो यौगिक बन जाते हैं। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम, सॉरी, किसी भी यौगिक में, अब जैसे यौगिक है तो ये जल है, अब क्या ये क्या है, आप इसको क्या बोलते हो, H2O को, इसको बोलते हैं हम यौगिक। यौगिक कैसे बना, तत्वों को मिला के, इसमें क्या किया, दो तो हाइड्रोजन मिला लिए, दो तो हाइड्रोजन ले लिए और एक ऑक्सीजन ले लिया। सुनो समझो आराम से, दिमाग घुड़ाओ, टेंशन मत लो। जब तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, निश्चित अनुपात में, जब तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बन जाते हैं। तो ये जल का यौगिक है। कल मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस बताया था, राकेश जी कंटेंट में जाके देखो, क्लास नंबर 1 हुई थी कल, ठीक है। तो अभी बात क्या हो रही है समझो, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में तत्व, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के, तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के दो तीन बार पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। किसी भी यौगिक में
तत्व सदैव तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। समझा रहा हूं, रुक जाओ, पहले भाषा पढ़ लो फिर आपको मैं समझा रहा हूं। रुक जाइए, सुनो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट कमेंट मत करो, मैं क्लियर कर दूंगा पूरी कहानी। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है किसी यौगिक में, कमेंट मत करो, रुक, किसी यौगिक में, जैसे एक यौगिक ले लिया उदाहरण, इससे क्लियर करूंगा, इधर देखो, जैसे यौगिक लिया जल, ये जल का क्या है, यौगिक है, जल क्या है, यौगिक है। यौगिक है, ठीक है, क्लियर लिख दिया ना मैंने। किसी यौगिक में चीजें सीखनी पड़ेगी। यौगिक क्या है, तत्व क्या है, मिश्रण क्या है, सिखाऊंगा लेकिन धीरे धीरे समय के साथ। किसी यौगिक में, ये यौगिक है, किसी यौगिक में तत्व, किसी यौगिक में तत्व, इसमें तत्व बताओ कौन कौन से हैं। इसमें 2 तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तत्व तत्व तत्व, किसी यौगिक में तत्व का जो द्रव्यमान है, तत्वों का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 1, द्रव्यमान ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16 है। तत्वों का द्रव्यमान हमेशा निश्चित अनुपात में रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन का वजन है 1, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन 2 है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा 2:16, 2:16, काटूंगा तो 1:8 बचेगा। तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात ले रहा हूं, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा नियत रहता है। वापस समझना, सीखना तो पड़ेगा, रुक जाओ प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो एक यौगिक लो। गुरुजी ले लिया यौगिक, गुरुजी ठीक है, अब आएगा मजा देसी भाषा में। गुरुजी एक यौगिक ले लिया, ये रिया यौगिक, ठीक है, गुरुजी एक यौगिक ले लिया। अब मुझे बता कि इस यौगिक में तत्व कौन कौन से। सर इसमें 2 तत्व है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तत्व है ये तो हो गया गुरुजी यौगिक। हाँ गुरुजी आप कह रहा है सही, हम सीखने की कोशिश कर रहा है, ये तो हो गया यौगिक, और ये हो गए यौगिक में तत्व। अब इनका लो द्रव्यमान, तत्वों का द्रव्यमान लो। सर हाइड्रोजन को द्रव्यमान तो हो गए 1 और ऑक्सीजन को द्रव्यमान हो गए 16, तत्वों का द्रव्यमान लेना है। अब ये देखो यहां हाइड्रोजन कितने, 2, अरे भाई एक हाइड्रोजन का वजन 1, तो यहां 2 हाइड्रोजन है, इसलिए मैं इसको वजन कितना लूंगा इसका, 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कर रहा हूं। तो अब अनुपात क्या आ रहा है, 2:16, काट लो इसको, तो 1 अनुपात क्या आ गया, 8। प्यारे विद्यार्थियों फिर समझो अब लाइन को, किसी यौगिक में, किसी यौगिक में तत्व, तत्व जो होते हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे वो यौगिक कहीं से भी लिया गया हो। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं मेरा भाई, जैसे आपने जल है, चाहे वो जल हैंडपंप से ले, चाहे वो जल कुएं से ले, चाहे वो जल समुद्र से ले, चाहे झील से ले, चाहे भारत से ले, चाहे अमेरिका से ले, चाहे कहीं से भी लो, किसी भी स्रोत से लो, तो बात यह है किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो यह क्वेश्चन आया हुआ है, 100% कह रहा हूं, बार बार आया हुआ है। तो जल कहीं से भी उठाओ, कहीं से भी उठाओ जल, एचएम मीणा भाई बहुत बढ़िया एचएम भाई, जल कहीं से भी लो, जल का यौगिक ले लो, एक यौगिक ले लिया, जल का एक यौगिक लिया, उसमें तत्व देख लिए,
इनके द्रव्यमान चेक किए तो उनका अनुपात देखा 1:8। तो अब ये जल कहीं से भी उठा के लाओ आप, इनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या आएगा, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात कितना आएगा, 1:8। एक और सिकारा, एक यौगिक लेना है। जैसे मैंने एक यौगिक लिया CO2, ये एक यौगिक है, ये क्या है, एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। अब मजा आएगा, सीख लेना नहीं तो मैं दूंगा थपाड़ा। ये एक यौगिक है। अरे ज्ञानी गिरिजी, D2O क्या होता है, अरे रुक जा मेरा ज्ञानी, ये भारी जल होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। तो डी ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है और D2O भारी जल का सूत्र होता है। रुक जा ज्ञानी, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसको सीख ले। D2O क्या होता है गुरुजी, D2O आ जाएगा, अभी H2O देख ले मेरा भाई, रुक जा दादा। CO2 जो सिखा रहा हूं उसको सीखो। ये CO2 क्या है, एक यौगिक है। किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात, तत्व लो पहले तो, इसमें कौन कौन तत्व है, कार्बन और ऑक्सीजन तत्व। इनके द्रव्यमान लो, कार्बन का वजन लेना है 12, वजन ऑक्सीजन का वजन 16 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है इसलिए 2 से गुणा कर रहा हूं। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब 12:32 अनुपात लेना, अनुपात द्रव्यमानों का अनुपात है ये। 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 8 चौकू 32। तो CO2 में भैया CO2 की बात कर रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात आता है वो हमेशा फिक्स आता है। जैसे CO2 है, कहीं से भी लो, चाहे CO2 किसी भान से निकल रही हो, चाहे चूल्हे में से निकल रही हो, चाहे गैस में से निकल रही हो, CO2 कहीं से भी लो, उनके द्रव्यमानों का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा कितना आएगा, 3:8, 3:8, 3:8। बहुत काम में आएगी ये चीजें। स्थिर अनुपात का नियम, जैसे एक और बता देता हूं लास्ट, अमोनिया NH3 ये एक यौगिक है। हाँ भाई, हेलो, हाँ भैया, लास्ट अमोनिया का सूत्र होता है NH3। चलो इसको सिखा देते हैं। अमोनिया NH3 वो देगा, बता क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा गुरु, ये लास्ट में बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पूछेगा कि अमोनिया में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। अमोनिया के यौगिक में, ये है अमोनिया का यौगिक, ये है अमोनिया का यौगिक। धीरे धीरे सीखूंगा, एक दिन में कुछ मत सीखो, है ना। ज्यादा ज्ञानी है ना तो साइड में लिख लो, तत्व किसे कहते हैं, परिभाषा, यौगिक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिख लो। अब आप कहो कि आज आज की क्लास में तत्व किसे कहते हैं, तत्व कितने होते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक के प्रकार किसे होते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है। भैया एक दिन में थोड़ी कोई चीजें होती है यारो, तो जितना बोलू उसको सीखो। ये अमोनिया का यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, जब तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनते हैं। जब तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनते हैं। अब है अमोनिया, ये यौगिक है। इसमें तत्व देखो पहले तो कौन कौन से तत्व है, एक तो नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का वजन होता है 14, नाइट्रोजन का वजन 14,
जी हाँ, हाइड्रोजन का वजन 1, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 3 है। टोटल हाइड्रोजन कितने? 3। तो 14:3। ये ही कटेंगे नहीं, कटेगा नहीं, तो यही है तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात 14:3। कटेगा नहीं, 14:3। तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात 14:3। प्यारे विद्यार्थियों, ये था स्थिर अनुपात का नियम। परिभाषा पे वापस जाओ, कुछ सीखने को मिला। किसी भी यौगिक में, कोई भी यौगिक ले लो, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव, तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी भाषा को भी सीख लो। ये यौगिक है, इसमें आप तत्व देख लेना और तत्वों का द्रव्यमानों का अनुपात निकालना है। तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निकालना है। वो अनुपात फिक्स आता है, चाहे ये जल कहीं से भी लेके आओ, अनुपात यही आएगा, 1:8। तो कुछ चीजें समझ में आई। प्यारे विद्यार्थियों, ये थी कहानी जीव विज्ञान का परिचय। यहां सॉरी, रासायन विज्ञान का परिचय। यहीं से हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की पूरी क्लास इस चीज के ऊपर थी कि लेवाइजिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोला। कल शुरू करेंगे परमाणु वाला चैप्टर, और परमाणु वाला चैप्टर 10 दिन तक चलेगा। उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, पहले बोल रहा हूं। परमाणु वाला जो चैप्टर है उसमें मैं कल बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है। परमाणु वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी है। नी में जड़ है, जड़ केमिस्ट्री की आत्मा, परमाणु और अणु, कल बात करेंगे। और वो चैप्टर 10 दिन तक चलता रहेगा, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाएगा। परमाणु क्या है, अणु क्या है, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, कोष, उपकोष, कक्षक, इलेक्ट्रॉन भरना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्वांटम संख्या, परमाणु मॉडल, सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो लगभग 10 दिन चलेगा वो चैप्टर, है ना। तो चलते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। 8 बजे मिलूंगा, पेपर कराऊंगा। पेपर करो, वहां से चीजें और क्लियर होती चली जाएगी। और अगर कुछ चीजें समझ में आ रही हो तो थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे समझो, है ना। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसको इंटरनेट से भी देखा करो। एकदम में नहीं आएगी कोई चीज समझ में, मेहनत आपको करनी है, रट्टा मत दो, सीखो। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का मिलते हैं 8 बजे डावरा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर।
हेलो 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 हेलो।